ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस क्लास। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम अब आ रही है। ओके, थोड़ा सा ना, अच्छा नेक्स्ट टाइम से अगर मेरा थोड़ा सा डिवाइस प्रॉब्लम करेगी ना, तो अगर डिस्कशन बेस्ड खाली उस पर जाना होगा ना, तो आई विल जस्ट ट्राई टू स्विच टूवर्ड्स, चलो मैं इंशाल्लाह फिर वो करती हूँ, ठीक है? क्लियर है इसमें कहीं अच्छा, लेक्चर्स में अब तो क्लियर बिल्कुल आ रही है आवाज? इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम क्लियर है। अच्छा, ओवरऑल जब डिस्कनेक्ट हुए उसके अलावा पूरा लेक्चर सबको क्लियर है? कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, अच्छा अब ज़रा सा मुझे ये बात बताइए कि हम लोग जो जैसे डिस्कस कर रहे थे, हम लोग बैलेंस शीट के एलिमेंट को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना? अब बैलेंस शीट में जैसे आप लोग अपनी कंपनी के उसको जो भी स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसको भी मतलब अलॉन्ग विद द रेशियोज आप थोड़ा सा एनालाइज क्या करेंगे? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपका रेशियोज में अभी हम लोगों ने एसेट्स की साइड को डिस्कस किया था, फिर हम लोग बात कर रहे थे लायबिलिटीज़ की साइड पे। लायबिलिटीज़ की साइड पे कितने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं, कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, फिर ये कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की क्या कंडीशन है, किस रेट पे रिडेम्पशन हमने ऑफ़र की हुई है, वो एक अलग कहानी है। प्लस ये कि इक्विटी स्ट्रक्चर कितना है। अब इक्विटी स्ट्रक्चर में जब हम बात कर रहे होते हैं, तो इक्विटी स्ट्रक्चर इटसेल्फ कंप्राइजेज ऑफ द स्टॉक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद रिटेन अर्निंग, एंड रिटेन अर्निंग के अलावा रिजर्व्स हमारे होते हैं। अब क्या है कि ये चीज़ें बजाते खुद क्या इंडिकेट कर रही हैं? राइट नाउ वी हैवंट मूव्ड towards any other financial statement so far। हम किसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ नहीं गए हैं, मगर सिर्फ एक बैलेंस शीट की ही जो हमारी इंटरप्रिटेशन है वो वेरी कर जाती है व्हेन वी आर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम लोग ये देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर रिटेन अर्निंग है, तो हमने जैसे अभी बात की थी कि एक कंपनी का कैपिटल जो वो है स्ट्रक्चर है, वो जस्ट 1 लाख रुपीज़ है, और फिर उसका रिटेन अर्निंग अगर शो कर रही है 5 लाख रुपीज़, तो इसका मतलब उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हाई है और उसने अच्छा ग्रो किया है। अब फिर ये एक और चीज़ जो मैटर करती है वो ये कि कितने सालों में रिटेन अर्निंग इतनी हुई है, अनदर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर ये कि रिजर्व्स आपने जितने रखे होते हैं, दैट ऑल्सो शोज योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, योर फ्यूचर इंटेंशंस टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये कि आप कह रहे होते हो रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज कितना है, रिजर्व फॉर ग्रोथ कितना है, क्योंकि अगर खाली रिटेन अर्निंग में अमाउंट पड़ा हुआ है और आपने साथ के साथ अपनी रिजर्व फॉर एक्सपेंशन या रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज नहीं रखा हुआ, तो इसका मतलब आपका अगर कोई कॉन्टीजेंसी आती है तो ओवरऑल रिजर्व्स will be used for dealing with the contingencies there। तो उसमें यानी ये कि आपकी बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इंडिकेट कर रही होती हैं मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और उनका विजनरी अप्रोच कितनी अच्छी है और कितनी नहीं है, ठीक है ना? अगर कोई भी कंपनी, हमने ये बात पहले भी की थी जब हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे थे गाइडलाइंस को, कॉर्पोरेट गाइडलाइंस को लेके, सीजी इश्यूज इन सीजी को लेके, तो हमने ये कि इट्स नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल कि आपकी जितनी इनकम हुई है आप उतना रिटेन अर्निंग जो है वो डिविडेंड्स में निकाल दें। ना वो अच्छा है और ना ये अच्छा है कि आप जितनी अर्निंग हुई है उसको ग्रोथ फॉर रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज में डाल दें, क्योंकि उस सूरत में भी आपका जो इन्वेस्टर है वो रेस्टलेस हो जाता है, उसको अर्निंग चाहिए होती है, जो वो अगर ऐसे नहीं मिलती तो वो शेयर प्रीमियम के थ्रू गैदर करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है ना? ओके नाउ क्लास में कहीं अभी तक कोई लेक्चर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम? हैव यू गॉट द सिनेरियो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? मैम आई वांट टू क्लियर सारी चीजें आप की हैं, तो हमें इस तरह से अपनी कंपनी के अंदर भी there are ratios, these are the things that we will have to explain in एग्जैक्टली आप लोग जिस हद तक भी देखो, हाँ एनालिसिस, फिर वही वाली बात, आई विल रिपीट द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल कि हमारे पास, हेलो आवाज़ मेरी क्लियर है?
Yes, ma'am. ठीक है. Analysis हमने एक बात ये की थी, analysis is such thing that can either somehow you can just do skimming, you can just penetrate, you can just go in depth. आप जितना detailed analysis करेंगे, आप अपने आप को इंश्योर करेंगे, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, और आप अपने कहीं पे भी रिस्क, क्योंकि हमने बात की ना, रिस्क इंक्रीज उसी वक्त होता है द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी. हम कह रहे होते हैं कि एक साइड पे आपका सर्टेनिटी है और एक साइड पे अनसर्टेनिटी है. जितना आप डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द अनसर्टेनिटीज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क. क्योंकि जाहिर है कोई भी चीज़ 100% प्रेडिक्टेबल नहीं होती. आप इन्हीं चीज़ों के थ्रू, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के थ्रू, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आर द मोस्ट ईजीएस्ट टू प्रिडिक्ट और इंडिकेट. आप उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हो, आप उसको उसकी बिहाफ पे फर्दर प्रेडिक्शंस भी कर सकते हो. तो ये सबसे इजी होती हैं. जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने पीछे कर लिया, वो तो आप लोगों ने पीछे मार्केट एनालिसिस में कर लिया. अब तो आप लोग जो फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन है उसकी बुनियाद पे आप बात कर रहे हो, मगर फिर वही वाली बात, with keeping in mind the stable market conditions, not the ones we are suffering right now. जितनी अनस्टेबल मार्केट कंडीशंस हैं, इसमें ख़ास तौर पे हमारे पास इंस्टेबिलिटी को लेके हम लोग पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट को लेके बहुत केयरफुल रहते हैं. कोई भी कंपनी अनप्रेडिक्टेबल लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वर्किंग करना पसंद नहीं करती है. नेचुरल एनवायरनमेंट की प्रेडिक्शंस अब हो चुकी हैं, होती रहती हैं. यानी हम ये बात कर रहे होते हैं कि मतलब इस हद तक स्ट्रॉन्ग वो आपके साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं जो आपका प्रेडिक्ट कर रही होती है कि कब क्या चीज़ होने वाली है और क्या चीज़ नहीं, कितना टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस कितने आ रहे हैं, कितने नहीं, डेमोग्राफिक्स में किस हद तक चेंज आना है और कितना नहीं, या किस हद तक प्रेडिक्शंस आप कर रहे हैं. सोशो कल्चरल में भी आप उसको मैनिपुलेट कर रहे होते हो विद द हेल्प ऑफ मीडिया. अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आप मीडिया के थ्रू मैनिपुलेशन कर रहे होते हो. ऑर्गेनाइजेशंस जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हो, उन एडवर्टाइजमेंट्स का